प्यारे विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। मैं आज आपको समस्या जनित मृदाएं एवं प्रबंधन वाले कोर्स के अंतर्गत प्रदूषित मृदाओं का नियंत्रण और प्रबंधन के बारे में बताएंगे। इस पूरे लेख को मैंने जो आउटलाइन किया है उद्देश्य के रूप में प्रस्तावना, प्रदूषित मृदा की परिभाषा, प्रदूषकों के प्रकार, मृदा प्रदूषण के प्रमुख स्रोत, मृदा प्रदूषण का प्रभाव, मृदा प्रदूषण का नियंत्रण एवं प्रबंधन, उपसंहार, सीखने के प्रतिफल और संदर्भ। आज के लेक्चर का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को प्रदूषित मृदाओं के नियंत्रण और प्रबंधन के बारे में आवश्यक जानकारी देना। आप जानते होंगे कि मृदा मानव जीवन का आधार है। इसका उपयोग कृषि कार्यों के लिए होता है। मृदा में आवश्यक पोषक तत्व मौलिक रूप से विद्यमान होते हैं तथा इन तत्वों को खाद एवं उर्वरक के रूप में दिया जाता है। अधिक उत्पादन लेने के लिए किसान रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी जिसको इंसेक्टिसाइड कहते हैं, हर्बिसाइड तथा एग्रीकल्चर केमिकल और एग्रोकेमिकल कृषि रसायनों का प्रयोग अधिक मात्रा में कर रहे हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता दिनों दिन गिरती जा रही है। कृषि रसायन के निरंतर प्रयोग से मृदा के में उपस्थित सूक्ष्मजीव, केंचुए इत्यादि की क्रियाशीलता में कमी होती है और साथ ही साथ पर्यावरण में भी प्रदूषित होता है, जिसका प्रभाव मानव समुदाय पर भी पड़ रहा है। अतः मृदा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें उर्वरकों एवं कृषि रसायनों का संतुलित रूप में उपयोग करना चाहिए। अब मृदा प्रदूषित या प्रदूषित मृदा की परिभाषा क्या होती है? सामान्यतः जब कोई भी प्रदूषक पदार्थ, पॉल्यूटेंट पदार्थ मृदा में मिलाकर उनके भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन करता है तो उसमें मृदा की गुणवत्ता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मृदा प्रदूषकों का प्रभाव मृदा फसलों, जीव जंतुओं एवं मानव समुदाय पर भी पड़ता है, जिसके कारण उनके जीवन की गुणवत्ता पर कमी परिलक्षित होती है। देखिए, ये जितने भी पॉल्यूटेंट हैं या प्रदूषक हैं कई प्रकार के होते हैं। एक एक करके मैं सब प्रदूषकों के बारे में बताऊंगा। एक तो जो है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन, जिसको जीवों द्वारा विघटित प्रदूषक कहते हैं। ये प्रदूषक जिनकी सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन न होने के कारण ये वातावरण में एकत्रित हो जाते हैं, जैसे कूड़ा, करकट, कपड़ा, कागज, लकड़ी, घरेलू वाहित मल, जिसको डोमेस्टिक सीवेज इत्यादि। दूसरा जो है जीवों द्वारा अपघटित प्रदूषक, जिसको नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसका अपघटन नहीं होता है। ये प्रदूषक इनका जीवों द्वारा बहुत कम मात्रा में विघटन होता है और ये एकत्रित होकर के वातावरण में प्रदूषित करते हैं, जैसे DDT, BSC, प्लास्टिक, आर्सेनिक, फिनाल, एल्युमिनियम, लोहा, पारा, शीशा आदि। तीसरा जो है आपके प्रकृति के अस्तित्व के आधार पर प्रदूषण का परिवर्तन किया गया है, विवरण किया गया है। उसे एक तो क्वांटिटेटिव पोल्यूशन, जिसको पोल्यूटेंट, जिसको परिमाणात्मक प्रदूषक कहते हैं। इस प्रकार के प्रदूषक वातावरण में प्राय उपस्थित रहते हैं, परंतु जब इनकी मात्रा सांद्रता एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है तो ये प्रदूषक के रूप में कार्य करने लगते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। गुणात्मक प्रदूषक वो होता है, पोल्यूटेंट होता है,
इस प्रकार के प्रदूषकों में वातावरण में उपस्थित नहीं होते, परंतु मानव हस्तक्षेप के वातावरण में मिलते हैं। जैसे आप कीटनाशक का उपयोग करते हैं, कवकनाशक करते हैं, शाकीनाशक का उपयोग करते हैं, जो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है या वीडीसाइड है, इसका उपयोग करते हैं, तो ये आपके गुणात्मक पॉल्यूटेंट में आते हैं। अब ये मृदा प्रदूषित कैसे होती है, इसके कई स्रोत हैं। इन स्रोतों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला है घरेलू अपशिष्ट, जिसको डोमेस्टिक वेस्ट कहते हैं। घर की सफाई से निकले पदार्थ जैसे धूल के कण, कपड़े तथा प्लास्टिक के टुकड़े, कोयला, लकड़ी, सूखी पत्तियां, रसोई के अवशिष्ट आदि आते हैं। दूसरा है शहरी अवशिष्ट, मैन्योर, ये म्युनिसिपल वेस्ट, शहरों के और कस्बों के सफाई के विसर्जित कूड़ा करकट, मलमूत्र, पशुओं के विसर्जित पदार्थ, पशु एवं पक्षियों के मृत शरीर, अस्पतालों से उत्सर्जित पदार्थ आदि प्रमुख शहरी अवशिष्ट हैं। शहरों में अवशिष्ट का अधिकांशतः भाग निचली भूमि में भराई के लिए किया जाता है और बरसात में इस कचरे का रिसाव से भौम जल प्रदूषित होता है। इस कचरे के सड़ने से हानिकारक गैस भी निकलती है जो वायु को प्रदूषित करती है। तीसरा जो है आपका औद्योगिक अपशिष्ट, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, और उसमें जो है औद्योगिक अपशिष्ट में विषैले, द्रवगंधित और अक्रियाशील का सम्मिश्रण होता है। जैसे प्लास्टिक, कूड़ा करकट, कागज, रबड़, कांच तथा धातु आदि के रूप में परिवर्तित होकर निकलते हैं। कुछ औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ विषैले भारी तत्व जैसे पारा, कैडमियम, सीसा, निकल, आर्सेनिक आदि, ये तत्व मृदा के स्वास्थ्य के साथ साथ उसमें उगने वाली फसलों के वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं। तीसरा जो कारखाना एवं ताप विद्युत घरों के अवशिष्ट होते हैं, इनमें से भारी मात्रा में आर्सेनिक, फ्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में उत्सर्जित होते रहते हैं तथा आसपास के मृदा को जमीनी बना देते हैं। एल्युमिनियम फास्फोरिक अम्ल, सुपर फास्फेट और सिरेमिक उद्योगों से भी फ्लोराइड वायुमंडल में उत्सर्जित होते रहते हैं। कारखानों से निकले पानी इफ्लुएंट्स में पौधों के आवश्यक तत्वों जैसे NPK और सल्फर आदि के साथ कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ तथा भारी तत्वों की मात्रा में अधिक पाई जाती हैं। इस पानी को अधिक समय तक प्रयोग करने से मृदा में संचय हो जाता है, जिससे भोजन श्रृंखला में प्रवेश करके मानव एवं जंतु में दैहिक फिजियोलॉजिकल समस्या उत्पन्न हो जाती है। शराब एवं कागज उद्योग, डिस्टिलरी एंड पेपर मिल से जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, जैसे शराब एवं कागज उद्योग से बड़ी मात्रा में वेस्ट वाटर, निरर्थक जल जमीन में मिल जाते हैं, जिसका एफ्लुएंट BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एवं COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, जिससे मृदा में EC, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कार्बनिक तथा विनिमय सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है और कागज मिल के पानी से बीज के अंकुरण तथा मृदा स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद चमड़ा एवं कपड़ा उद्योग के जो एफ्लुएंट्स होते हैं, जैसे इन उद्योगों से उत्पन्न एफ्लुएंट्स को की BOD, COD और सोडियम तथा सॉल्युबल सॉलिड्स जो है और सोडिसिटी वृद्धि होती है। चमड़ा उद्योग के रसायन जैसे सोडियम क्लोराइड, क्रोमियम सल्फेट, कैल्शियम एवं अमोनिया के साल्ट तथा ऑर्गेनिक डाइज की अधिक मात्रा होती है। इसके प्रयोग से मृदा सांद्रता में कमी तथा स्थूल घनत्व बढ़ जाता है। रासायनिक उर्वरक जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, मृदा प्रदूषक में रासायनिक उर्वरकों का विशेष योगदान होता है। उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करने से पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। आप जानते हैं कि ज़्यादातर किसान नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं। पौधे अगर आपने 100 किलो यूरिया लिया अगर डाला तो उसको बस केवल 40-50% ले पाते हैं। शेष जो है यूरिया या नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो होता है जमीन में अंदर जा करके सींच करके लीचिंग होकर के भौम जल में जो ग्राउंड वाटर होता है उसे मिल जाता है, जो मनुष्य एवं पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जब पानी में 10 मिलीग्राम फास्फेट, 200-300 ग्राम मिलीग्राम अकार्बनिक नाइट्रेट होता है तो शैवाल की वृद्धि भी रुक जाती है तथा ये नाइट्रस ऑक्साइड के कारण जो होता है ये कार्सिनोजेनिक होता है, ये कैंसर
को उत्प्रेरित करता है। इसके बाद पेस्टिसाइड है। ये रसायन यौगिक कीट एवं बीमारियों एवं खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। भारत में पेस्टिसाइड कीटनाशक फंजाई नाशी खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसका अधिकांश मात्रा मृदा में मिल जाता है। पेस्टिसाइड के अवशेष मृदा में बुरा प्रभाव डालते हैं। क्लोरिनेटेड पदार्थ जैसे डीडीटी बीएससी मृदा में कई वर्षों तक रहते हैं, किंतु ऑर्गेनो फास्फेट कीटनाशी कुछ दिन तक या कुछ सप्ताह तक ही मृदा में रहते हैं। देखिए, मैंने ये टेबल में दिया है आपको कि ये जितने भी हर्बिसाइड्स हैं या पेस्टिसाइड हैं उनका सॉइल में कितना दिन तक रेजिडुअल इफेक्ट रहता है। हेप्टाक्लोर है, ये 9 वर्ष तक अगर आपने डाला तो उसका अवशेष जो होता है 9 वर्ष तक रहता है। एल्डीन डाईएल्डीन आप इसको डालते हैं तो इसका जो रेजिडुअल इफेक्ट होता है 9 वर्ष तक होता है, 9 वर्ष तक होता है। डीडीटी भी जो डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है डीडीटी, वो 10 वर्ष तक रहता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड बीएससी जो है 11 वर्ष तक रहता है। क्लोरोडेन 12 वर्ष तक रहता है। ड्यूरान डाईयूरान जो है ये 19 माह तक रहता है। एट्रोजिन जो है 18 माह तक रहता है। 2,4-D जो है 13 से 30 दिन तक रहता है इसके रेजिडुअल इफेक्ट। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जितने भी पेस्टिसाइड हैं वो सॉइल को और प्लांट को कैसे खराब करते हैं। और सीवेज स्लज, देखिए जो आपके घरेलू या औद्योगिक स्रोत हैं जैसे मल और मूत्र का विसर्जन होता है और नालियों से, शहरों के नालियों से और गांव में नालियों से बाहर निकालते हैं, तो उसमें सीवेज स्लज होता है। सीवेज जो भाग होता है वो लिक्विड भाग होता है और स्लज होता है सॉलिड भाग होता है। तो जब ये विसर्जित सीवेज एंड स्लज में हम देखते हैं कि इसमें अनेक रासायनिक विषैले पदार्थ होते हैं। इनके प्रयोग से खाद के रूप में, जिसका प्रयोग हम खाद के रूप में करते हैं, तो विषैले पदार्थ हानिकारक सीमा तक एकत्र हो जाते हैं, जिससे मिट्टी और जीवों एवं पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। एक कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थ जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पशुओं से अनेक कार्बनिक अवशिष्ट जो है जैसे नारियल, लाख, रबड़, सूती वस्त्र, जूट उद्योग, सब्जी, पशुओं का रक्त, हड्डी, चर्बी, विसर्जित मलमूत्र और बायोगैस रैली, फसलों के एवं खरपतवारों के अवशेष खेत में कार्बनिक पदार्थों का समावेश करते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां भी कार्बनिक पदार्थ बढ़ाती हैं। शहरी क्षेत्रों में मलमूत्र, सीवेज, स्लज, फलों एवं अन्य सब्जियों के अवशेष, विभिन्न प्रकार के उद्योगों से विसर्जित अवशेष जैसे नारियल, लाख, रबड़, सूती वस्त्र, जूट उद्योग, सब्जी एवं फल प्रसंस्करण उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग आदि के अवशिष्ट, पुरादा, भूसा, पुआल, ताप, विद्युत की से प्राप्त फ्लाई ऐश भी अवशिष्ट की श्रेणी में आते हैं। कार्बनिक अवशिष्ट ऑर्गेनिक वेस्ट का फसलों हेतु प्रयोग। प्राचीन काल में गोबर की खाद का उपयोग फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किया जाता था। अब शहरों में अपशिष्ट सीवेज एवं स्लज पदार्थ खेती के प्रयोग में लाए जाते हैं। कागज उद्योग के अवशेष एवं चीनी उद्योग के प्रेसमट भी मृदा सुधारक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मृदा की ऊपरी सतह पर कार्बनिक पदार्थ जमा हो जाते होने से मृदा का कटाव कम हो जाता है। साथ ही साथ मिट्टी की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में वृद्धि होती है। कार्बनिक पदार्थ से पोषक तत्वों की कम मात्रा पाई जाती है। सीवेज स्लज का निर्माण एनारोबिक कंडीशन जो अवायु जीवी है उसमें होता है। अतः मरकरी मिथाइल मरकरी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जो बहुत ही हानिकारक होते हैं। कार्बनिक अवशिष्ट का निक्षेपण कैसे आप डिस्पोज किस तरह से होता है। शहरों एवं गांवों के विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट एकत्र कर जमीन पर फेंक दिए जाते हैं, जिससे जमीन ऊंची हो जाती है। पानी बरसने पर रिसाव के कारण विषाक्तता बढ़ जाती है, जिससे भौम जल विषाक्त हो जाता है। कार्बनिक पदार्थों के विघटन से नाइट्रेट उत्पन्न होता है जो भूमि में रिसकर पानी के स्रोतों को नुकसान करता है। एसिड रेन, आप जानते हो कि औद्योगिक संस्थानों के चिमनियों, स्वचालित वाहनों एवं ईंधन पदार्थों से जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैस वायुमंडल में मिलती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी से मिलकर के कार्बोनिक अम्ल बनाता है। सल्फाइड और सल्फाइड जो है पानी से मिलकर के सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और नाइट्रस ऑक्साइड पानी से मिलकर के नाइट्रिक एसिड बनाता है और ये वर्षा जल के साथ मिलकर अम्ल वर्षा के रूप में जमीन पर बरसने लगते हैं। अम्ल वर्षा पौधे, जंतुओं और भवनों एवं मानव समुदाय के लिए भी हानिकारक होते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव,
सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी शाम को ठंडी हो जाती है तब ऊष्मा पृथ्वी से बाहर निकलने लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरो ऑक्साइड और मीथेन ऊष्मा अवरोधी गैसें कुछ भाग में अवशोषित हो जाते हैं। शेष बची हुई ऊष्मा धरातल पर वापस कर देती है, जिससे ताप में वृद्धि हो जाती है। जल प्लाव क्या आ गया? हाँ, जो ये फसल एवं उनकी प्रजातियां मोस्टली जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस है, ये जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, कार्बन डाइऑक्साइड पेट्रोलियम और लकड़ी ईंधन से, नाइट्रस ऑक्साइड उर्वरक एवं जंतु अवशिष्ट से, मीथेन बायोगैस जीवाणु अपघटन धान की खेती से, CFCS फ्रिज एवं एयर कंडीशन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये आपका फ्रिज और एयर कंडीशन से मिलता है, CLX, FLS, BRY ये हेलेंस गैस होती हैं जो आग बुझाने वाले उपकरण से मिलती हैं। ग्रीन हाउस की वृद्धि के कारण औद्योगिकरण, वनों का विनाश, धरातल एवं समुद्र तल में ताप की वृद्धि। रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, नाभिकीय विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थों का उत्सर्जन होता है। नाभिकीय विस्फोट के कारण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन, अल्फा एवं बीटा किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं, जिससे गुणसूत्रों पर उत्सर्जित जीन्स में उत्परिवर्तन हो जाता है, जिससे अधिक ताप हो जाती है, वनस्पतियां जल जाती हैं एवं धातु पिघल जाते हैं। रेडियो एक्टिव रेज से स्ट्रांशियम 90 प्रदूषण होता है। आयोडीन 131 थायराइड को उत्तेजित करता है तथा ट्यूमर उत्पन्न करता है। अल्ट्रावायलेट किरणें DNA एवं RNA तथा प्रोटीन को प्रभावित करती हैं और इससे जो जीरोडर्मा पिगमेंटेशन डिजीज होता है। सीजियम 137 से मेटाबॉलिक क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। अब मृदा प्रदूषक का प्रभाव क्या होता है? मनुष्य एवं जीवधारियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं का समावेश, जिसमें बुखार, मलेरिया, पेचिश, हैजा, पीलिया, हेपेटाइटिस इत्यादि बीमारियां फैलती हैं। अपशिष्टों के विषैले पदार्थ मृदा में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे मृदा प्रदूषित हो जाती है। औद्योगिक इकाइयों के अवशिष्ट वातावरण में दुर्गंध पैदा करते हैं। फसलों पर इसका प्रभाव होता है। मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में ह्रास होता है। बीजों के अंकुरण एवं पौधों की वृद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। मृदा में वायु संचार के व्यवधान के कारण सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता में गिरावट आ जाती है। मृदा अपरदन के साथ पोषक तत्व बह जाते हैं। पौधों के लिए पोषक तत्व एवं जल की असामान्य प्राप्यता फसलोत्पादन में को प्रभावित करती है। मृदा गुणों पर प्रभाव, मृदा के पोषक तत्व की कमी हो जाती है एवं जल धारण क्षमता कम हो जाती है। लगातार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से मृदा में अम्लीकरण एवं क्षारीयता बढ़ जाती है। सूक्ष्म जीवों की क्रियान्वयन कम हो जाती है। वायु संचार कम हो जाता है। अधिक मात्रा में विषैले पदार्थ का समावेश हो जाता है, जिससे मृदा के गुणों में ह्रास हो जाता है। आर्थिक क्षति जो होती है, दूषित मृदा के सुधारने में अनावश्यक धन का व्यय होता है। प्रदूषित उत्पादों द्वारा बीमारियों के रोकथाम पर व्यय होता है। उत्पाद की गुणवत्ता प्रदूषण के कारण कम हो जाते हैं, जिससे किसानों की बाजार में कीमत कम मिलती है। खाद्य पदार्थों का आंतरिक संगठन प्रभावित होता है। मृदा प्रदूषण के कारण फसल उत्पादन में भी कमी आ जाती है। अब इसका नियंत्रण कैसे करेंगे? एक तो भस्मीकरण। अब जो भी अपशिष्ट हैं आपको जला देने से उसका 80% भाग जल जाता है और इसकी राख को अगर मृदा के ऊपरी सतह पर बिखरने दें तो भूमि में जैव पदार्थों की वृद्धि होती है, जिससे वृद्धि होने से जो भी अप्राप्य पोषक तत्व हैं प्राप्त होने लगते हैं। रिसाइकलिंग करने से मृदा का पुनर्चक्रण करने से कंपोस्ट बनाने हेतु पशु एवं मानव मलमूत्र के कूड़ा करकट एकत्र कर गड्ढा में जैव अपघटन कराने से फसल अवशेष को पुनर्चक्रण करने से भी खाद बनता है और ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ये लैंड डिस्पोजल, गाँव एवं शहरों के कूड़ा करकट को एक जगह एकत्रित कर लैंड फिलिंग करना, जिसमें कार्बनिक पदार्थ सड़कर खाद का काम करता है तथा जमीन समतल हो जाती है। कृषि रसायनों की सीमित प्रयोग करना, जिससे जैविक अपघटन में आसानी हो। कृषि अपशिष्ट के गड्ढों में डालकर सड़ाना, सिंचाई एवं जल निकास की उचित व्यवस्था, जिससे क्षारीयता एवं अम्लता को कम किया जा सके।
मृदा प्रदूषण से होने वाले रोग को सामयिक व्यवस्था आवश्यक है। प्रचार माध्यमों द्वारा जन जागरण एवं समय समय पर प्रदूषण की सीमा में जनमानस का अवगत कराया जाते रहना। क्षेत्रीय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगशाला को मिट्टी, पानी, वायु के प्रदूषण हेतु जानकारी देना। उपसंहार: अब मृदा पर हमारे जीवन का अस्तित्व निर्भर है, अतः मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए हमें उर्वरकों, कृषि रसायनों, कीटनाशी दवाओं का संतुलित प्रयोग करना चाहिए। हमारे आसपास जो भी अपशिष्ट उपलब्ध हैं उनका निक्षेपण की उचित व्यवस्था करना चाहिए ताकि अपशिष्टों को खाद के रूप में प्रयोग किया जा सके। फसलों के अवशेष को कभी न जलाएं, जिससे भूमि में फसल अवशेष को मिलाकर विघटन करें, जिससे भूमि में जैविक कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जा सके। मृदा में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक के नियंत्रण एवं प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना ताकि मृदा की प्रदूषित होने से बचाया जा सके। मृदा प्रदूषण के रोकथाम के लिए जन जागरण अभियान चलाना ताकि मृदा प्रदूषण को रोका जा सके। अब ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं उसके सीखने का प्रतिफल क्या है। अंत में विद्यार्थियों का प्रदूषित मृदा की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर मृदा प्रदूषण के नियंत्रण एवं प्रबंधन पर अपनी सहभागिता से नियंत्रण में हाथ बटाना चाहिए। इसमें मैंने कुछ संदर्भ दिए हैं जिसे जहाँ से लिए हैं। एक तो विनय सिंह एवं संदीप सिंह की किताब है मृदा विज्ञान एवं उर्वरक प्रबंध, इसमें दिया हुआ है। बेडी एंड सी द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, प्रिंटिस हॉल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में दिया गया है। फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, IARI पब्लिकेशन, नई दिल्ली में दिया गया है। BN सहाय 2004, फंडामेंटल ऑफ सॉइल, कल्याणी परिषद, नई दिल्ली में दिया गया है। विश्वास TD एवं मुखर्जी SK, 1994, टेक्स्ट बुक ऑफ सॉइल साइंस, 10th एडिशन, टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली। तो ये संदर्भ हैं और आपसे निवेदन है आप लोगों से कि जो भी ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं या PPT अपलोड कर रहे हैं उसको देख लीजिएगा। देख करके कल जो है आप जब वेबिनार होगा आपका हिंदी बैच का तो उसमें आइएगा और आने के बाद जो है जो भी प्रश्न हो आप हमसे पूछ लीजिएगा, उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।